जय हिंद दोस्तों, एटीएस में आपका स्वागत है। तो आज है 25 फरवरी। 25 फरवरी के दैनिक समसामयिकी को हम देखेंगे जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन गलत सेट हो गया। तो इसमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा भोपाल। करेक्ट आंसर होगा भोपाल। तो कहाँ से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से किया है? भोपाल से किया है। कहाँ से किया है? भोपाल से। आपको ध्यान रखना है भोपाल से। भोपाल में और कौन कौन सी योजनाएं लगी हुई है मध्य प्रदेश में, उसको देखते हैं। भोपाल में सबसे पहले तो राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। तो राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन भोपाल में हुआ। भोपाल में और क्या हुआ? पार्थ योजना, मध्य प्रदेश मतलब पार्थ योजना भी कहाँ है? कहाँ की योजना है? भोपाल की है। इसके बाद नाक्सा पहल NAKSHA नाक्सा पहल भी कहाँ का है? भोपाल का है। नाक्सा पहल भी कहाँ है? भोपाल का है। अभी हाल ही में सर्वाधिक गीधों की संख्या किस राज्य में हो गई है? सर्वाधिक गीधों की संख्या किस राज्य में हुई है? तो भोपाल में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है। सर्वाधिक गीधों की संख्या कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में हो गई है। और इसे लिखिए, अभी हाल ही में खजुराहो नृत्य में 139 कलाकारों ने एक साथ गाना गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 139 नंबर आप याद रखिए, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। और अभी याद रखिए इंदौर ने क्या किया है? तो इंदौर ने भिखारियों को भीख देने पर मना किया है, मतलब FIR हो जाएगा उस पर। भिखारियों पर प्रतिबंध। और याद रखिए भोपाल से और क्या याद रख सकते हैं? तो इसमें और याद रखिए भोपाल से और आप याद रख सकते हैं इंदौर तथा उदयपुर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंदौर तथा उदयपुर को वेटलैंड शहर का दर्जा दिया गया है। वेटलैंड शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो वेटलैंड शहर का दर्जा किसको दिया गया? इंदौर तथा उदयपुर को। इंदौर ने भिखारियों पर प्रतिबंध लगाया है। 139 कलाकारों ने किसमें? खजुराहो नृत्य में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। राज्य की बाल कांग्रेस का आयोजन कहाँ? भोपाल में हुआ है। पार्थ योजना भोपाल की है। नाक्सा पहल भोपाल की है। अभी सर्वाधिक गीधों की संख्या कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। करेक्ट आंसर होगा भोपाल। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में किया है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त बिहार के किस जिले से जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर इसका करेक्ट आंसर जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में, फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई थी 2019 में। 6000 की राशि दी जाती है, 2-2 करके 2-2000 करके 3 किस्तों में दिया जाता है। ये इसका। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और भी देख लेते हैं योजनाएं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को। सबसे पहले डिजिटल कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो डिजिटल कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 2014 में हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन 2014, ये भी 2014 का है स्वच्छ भारत मिशन। फिर 2014 में सबसे इंपॉर्टेंट योजना जो है वो है जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। इसके बाद कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी 2014 में ही। और संसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी भी शुरुआत हुई थी 2014 में। तो देखिए 2014 की इंपॉर्टेंट कौन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना, मिशन इंद्रधनुष और डिजिटल आदर्श ग्राम योजना। और लिख लीजिए 2015 में क्या क्या हुआ था? सबसे पहले प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, सड़क सुरक्षा बीमा योजना
इसके बाद हुआ था इसका शुरुआत कब हुआ था? 2014 में, 2015 में, सॉरी 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। फिर अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? अटल पेंशन योजना, तो इसकी भी शुरुआत हुई थी 2015 में ही। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में, 2015। तो 2015 में और कौन सा है? मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। मुद्रा योजना के बाद आप लिख लीजिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015। और लिख लीजिए आप, इसके बाद लिखिए अमृत योजना, इसका शुरुआत कब हुआ था? 2015। फिर लिख लीजिए आप हृदय योजना, इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। और लिखिए 2015 में और है सागरमाला परियोजना, कब? 2015, सागरमाला 2015, ठीक है। और लिख सकते हैं स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी योजना 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको भी पता है, इसको रटना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति, अटल पेंशन, मुद्रा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, अमृत योजना, हृदय योजना, सागरमाला और स्मार्ट सिटी। और लिख लीजिए 2016 का लिख लीजिए, 2016 में लिख लीजिए तीन इंपॉर्टेंट है, तीन इंपॉर्टेंट है बहुत। सबसे पहला है स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में हुई थी। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना 2016। और लिखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन, तो इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। 2018 में याद रखिए आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ शुभारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली की योजनाएं देख लीजिए एक बार, आपको मतलब पूरी जितने योजनाएं हैं, जितना हमसे हो सका उतना हमने इसको कलेक्ट करने की कोशिश की है। देखिए सबसे पहले दिल्ली में आप याद रखिएगा ऊर्जा सप्ताह। यार हर एक दिल्ली से रोज क्वेश्चन आता ही है और मैं दिल्ली से लिखवाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। ऊर्जा सप्ताह की शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है, ठीक है। चलिए दूसरा है भारत पर्व की शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। और लिखिए ऑपरेशन कवच ड्रग से संबंधित है, ड्रग को खत्म करना, तो ऑपरेशन कवच कहाँ का है? दिल्ली का है। इसके बाद लिखिए खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? खो खो वर्ल्ड कप दिल्ली में हुआ। और लिखिए द्रौपदी मुर्मू जी ने आदि महोत्सव की शुरुआत कहाँ की है? आदि महोत्सव, तो ये भी कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। इसके बाद लिखिए पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, इसका शुरुआत कहाँ हुआ? तो पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का भी शुरुआत कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ है। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। इसके बाद लिखिए पूर्वोत्तर एकता परिषद हो गया। इसके बाद लिख लीजिए आप शिवराज सिंह ने हाल ही में पूसा कृषि सम्मेलन कहाँ गया है? तो ये कहाँ किया है? दिल्ली में ही किया है। और दिल्ली की संजीवनी योजना कहाँ की है? संजीवनी योजना भी कहाँ की है? दिल्ली की है। अंबेडकर योजना कहाँ की है? तो अंबेडकर योजना भी दिल्ली की है। अंबेडकर योजना भी कहाँ की है? अंबेडकर योजना भी दिल्ली की है। देखिए दिल्ली से क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट रखना है। ऊर्जा सप्ताह की शुरुआत दिल्ली में हुई है, भारत पर्व की शुरुआत दिल्ली में हुई है, ठीक है। और लिख लीजिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम का भी उद्घाटन, ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी कहाँ? तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी दिल्ली में प्रारंभ किया है।
ऑपरेशन कवच, खो खो वर्ल्ड कप दिल्ली में हुआ है। आदि महोत्सव की शुरुआत द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली में किया है। पूर्वोत्तर एकता परिषद का भी शुरुआत दिल्ली में हुआ है। पूसा कृषि सम्मेलन शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री ने। संजीवनी योजना दिल्ली की है। अम्बेडकर योजना दिल्ली की है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की अध्यक्षता में कहा हुआ, दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत इसके पहले क्या थे? इसके पहले आरबीआई के गवर्नर थे। कौन थे? आरबीआई के गवर्नर थे इसके पहले। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो कौन है वो? संजय मल्होत्रा वर्तमान में। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास है, तो उनको नियुक्त किया गया। ठीक है, ज्ञानेश कुमार कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, और संजय मल्होत्रा कौन है? संजय मल्होत्रा आरबीआई के, ये तो मैंने बता दिया। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखिए बीसीसीआई का सचिव, ठीक है, बीसीसीआई का अध्यक्ष। अब लिखिए IUDAI का महानिदेशक। और लिखिए SBI का अध्यक्ष। फिर लिख लीजिए, और लिखिए SBI के अध्यक्ष के बाद लिखिए आप NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष। CBI के अध्यक्ष। इसके बाद लिखिए आप CBI हो गया। इसके बाद लिखिए विदेश सचिव। इसके बाद लिखिए आप विदेश सचिव के बाद लिख लीजिए विदेश सचिव हो गया। चलिए इतना देते हैं। सबसे पहले बीसीएसई का भी सचिव कौन है? देवजीत सेकिया कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष है, सचिव है बीसीसीआई के अध्यक्ष देवजीत सेकिया। और बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? रोजन बिन्नी कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष है रोजन बिन्नी है। ठीक है, IUDAI के महानिदेशक कभी कौन बने? IUDAI के भुवनेश कुमार। कौन बने? भुवनेश कुमार बने। SBI का अध्यक्ष श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून का अध्यक्ष कौन है? प्रकाश कुमार श्रीवास्तव। और लिखिए CBI के कौन है? प्रवीण सूद। CBI के हेड कौन है? प्रवीण सूद है। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री। कौन है? विक्रम मिस्त्री। और लिखिए यहाँ पे CBC मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। DRDO के हेड। ISRO के हेड। ठीक है, तो CBC कौन है? SS राजीव। कल मैंने पुराना डेटा लिखवा दिया था। ठीक है, पुराना डेटा मैंने लिखवा दिया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। SS राजीव बन गए सेंट्रल सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? SS राजीव। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? V रामा सुब्रमण्यम। तो V रामा सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक है, DRDO के समीर बी कामत है। और ISRO के वी नारायणन। और लिख लीजिए वित्त मंत्रालय का राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो वो बने हैं तुहिन कांता पांडे। कौन? तुहिन कांता पांडे।
तुहिन कांता पांडे, ठीक है। और थोड़ा सा लिख लीजिए, बस दो बचा है। एसबीआई कार्ड की सीईओ कौन है, तो वो कौन है, एसबीआई कार्ड की सीईओ सलीला पांडे 2-3 दिन पहले इनका नियुक्ति हुआ सलीला पांडे जी का, ठीक है। और एलआईसी के हेड कौन है, सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 के बाद इधर देख लेते हैं, 7 के बाद इधर 8 9 10, मतलब 15 के आसपास मैंने लिखवा दिया, जो आप इसको मतलब याद कर जाइएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है करंट अफेयर का, तो ये सब जान ही है आपको, तो ये सब हर हाल में आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय छात्र ने मेमोरी लीग चैंपियनशिप 2025 जीती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वास कुमार। करेक्ट आंसर होगा विश्वास कुमार। इन्होंने पता है क्या किया, 13.5 सेकेंड में 13.5 सेकेंड में 80 वर्ड याद किए हैं, समझ सकते हैं भाई आप। 13.5 सेकेंड में 80 वर्ड इन्होंने याद करके ये रिकॉर्ड जीता है भाई, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वास कुमार, विश्वास राजकुमार या विश्वास कुमार भी याद हो सकता है, विश्वास राजकुमार, ठीक है, विश्वास राजकुमार, ठीक। तो इसमें ज़्यादा नहीं, बस यही, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा विश्वास राजकुमार, बस इसमें इतना याद रखना है कौन जीता है। भारत का सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य कौन बना है, अभी मैंने बताया था भारत के सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य कौन बना है, तो कौन बना है, मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें वर्तमान में गिद्धों की संख्या कितनी है, 12,981, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है भारत में, सबसे ज़्यादा है 12,981। चलिए कुछ प्रोजेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रश्न आते हैं, प्रोजेक्ट सबसे पहले प्रोजेक्ट हंगुल, ठीक है। इसके बाद लिखिए प्रोजेक्ट वन जीव अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, फिर लिखिए प्रोजेक्ट मगरमच्छ, और लिखिए प्रोजेक्ट गेंडा, प्रोजेक्ट हाथी, फिर लिखिए प्रोजेक्ट लाल पांडा, फिर याद रखिए प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ, और इसमें आप याद रखिए ये हो गया, और याद रखिए गिद्ध संरक्षण एक्ट, और आप इसमें याद रखिए प्रोजेक्ट तेंदुआ, फिर याद रखिए प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट शेर, फिर याद रखिए प्रोजेक्ट चीता, देखिए इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट आपको आई थिंक नहीं पूछना चाहिए जहाँ तक हमें लगता है। अब देखिए सर, प्रोजेक्ट हंगेरी की शुरुआत हुई थी 1970, ठीक है, वन जीव एक्ट 1972, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, 1 अप्रैल 1973, प्रोजेक्ट मगरमच्छ 1975, देखिए एक ही बार याद रखिए, प्रोजेक्ट गंडा 1987, प्रोजेक्ट हाथी 1992, ठीक है, प्रोजेक्ट लाल पंडा 1994, हाँ, प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ 1999, ठीक, ये 4 है, ये 1999 है, 1999, प्रोजेक्ट गिद्ध संरक्षण 2006, ठीक है, प्रोजेक्ट तेंदुआ 2009, प्रोजेक्ट शेर 2020 और प्रोजेक्ट चीता 2022। बस पूरा प्रोजेक्ट खत्म। इसको आप कैसे भी याद कर जाइए, कैसे भी याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मध्य प्रदेश सर्वाधिक गिद्धों की संख्या हो गई। हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में शीर्ष पर रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल लगातार तीसरे साल पक्षी जनगणना में सबसे हाईएस्ट पर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, पक्षी जनगणना का उद्देश्य क्या है,
संकटग्रस्त पक्षियों को सूचीबद्ध करना, ठीक है, पक्षियों को सूचीबद्ध करना। अच्छा, कितने टोटल कुल कितने पक्षियों को संरक्षित किया, सूचीबद्ध किएगा, कुल कितने प्रजाति को, पक्षी ने कितने प्रजाति को, कितने पक्षी के प्रजाति को सूचित किया गया है या नामित किया गया है, तो कितने 543। पश्चिम बंगाल में कुल 543 पक्षियों को सूचित किया गया, इसीलिए ये पक्षी जनगणना में शीर्ष स्थान पर रहा है। अच्छा, पश्चिम बंगाल ने हाल ही में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की है पश्चिम बंगाल ने, तो पश्चिम बंगाल ने कौन कौन सी, अपराजिता बिल, एंटी रेप बिल, अपराजिता एंटी रेप बिल, इसके साथ साथ ही नदी वंदन योजना, नदी वंदन योजना, ठीक है, नदी वंदन योजना की शुरुआत, नदी वंदन योजना पश्चिम बंगाल, नदी वंदन योजना, नदी वंदन योजना। फिर क्या हुआ, राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, ये भी कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कोलकाता में स्टार्ट हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, अभी भारत का पहला हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कोलकाता में ही किया है, कोलकाता में किया है। तो ये कोलकाता से आप 4 चीज़ें याद रख सकते हैं, अपराजिता बिल, नदी वंदन योजना, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का शुरुआत कोलकाता में हुआ है, और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान गिरिराज सिंह द्वारा कोलकाता में ही शुरू किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा, BVR सुब्रमण्यम। सुमन बेरी क्या है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, सही है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अभी इनका भी कार्यकाल 2027 के लिए बढ़ाया गया। ये कौन है, आर्थिक सलाहकार हैं, भारत के आर्थिक सलाहकार, ठीक है। और संजय मूर्ति क्या है, CAG है, नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, संजय मूर्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। अच्छा, नीति आयोग के पहले उसका नाम क्या था, योजना आयोग। तो योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके कौन थे, पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष पहले कौन थे, तो उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अच्छा, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, तथा दूसरा इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगरिया, ठीक है।
और इसका योजना आयोग को समाप्त कब किया गया था? योजना आयोग को इसको समाप्त कब किया गया था? 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया था। देखिए योजना आयोग के पहले योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। जो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वनडे में तेज 14,000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए 14,000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने? सबसे तेज विराट कोहली। इसका करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। अच्छा पहले 14,000 रन बनाने वाले कौन है? पहले 14,000 सबसे तेज रन बनाने वाले पहले कौन है? पहले कौन है? तो पहले है सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर। इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग इट माई वे। इनकी पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे की इनकी पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, तो पहले कौन थे? सचिन तेंदुलकर। दूसरे कौन थे? कुमार संकारा दूसरे सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले। और तीसरे कौन है? विराट कोहली। और तीसरे कौन बने हैं? तीसरे कौन बने हैं? विराट कोहली। ठीक है। अच्छा अभी एक और रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, सबसे ज़्यादा वनडे में कैच पकड़ने का रिकॉर्ड। कैच 157 भी किन्होंने बनाया? विराट कोहली नहीं बनाया। सबसे ज़्यादा वनडे में कैच पकड़ने का भी रिकॉर्ड किन्होंने बनाया? विराट कोहली ने बनाया। 157 कैच टोटल पकड़े हैं। बाकी तीसरे हो गए हैं कौन? 14,000 तेज रन बनाने वाले अजीत वाडेकर। माई क्रिकेट, इनकी एक फेमस पुस्तक है माई क्रिकेटिंग ईयर। तो माई क्रिकेटिंग ईयर की इनकी फेमस पुस्तक है अजीत वाडेकर। प्लेइंग इट माई। अच्छा क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल के कपिल देव है। सनी डेज तथा आइडल्स ये किनकी पुस्तक है? ये सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर। और इसमें क्या हो जाएगा? और देखिए एक ए सेंचुरी ऑफ गुड इनफ। हिंदी में लिख देते हैं ए सेंचुरी ऑफ गुड इनफ। ये किनकी पुस्तक है? सौरभ गांगुली। और लिख लीजिए थोड़ा सा, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये किसकी पुस्तक है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। और एक लिख लीजिए आई हैव ए स्ट्रीट, रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन। तो ये कुछ फेमस पुस्तकें थी जो कि आपको ध्यान रखने योग्य हैं। अगला प्रश्न 10वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल बायोफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली में बायोफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। अच्छा एक आप बताइए, परंपरागत नवीकरणीय, देखिए नवीकरणीय तथा इसी को बोलते हैं, नवीकरणीय को ही बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत।
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखिए, और एक होता है अनवीकरणीय तथा परंपरागत या परंपरागत। देखिए, ये दोनों मतलब ये दोनों नाम सेम है और ये दोनों नाम सेम है। नवीकरणीय और गैर परंपरागत वे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। जैसे सूर्य, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी क्या हो जाएंगे? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और अनवीकरणीय में क्या आ जाएगा? पेट्रोल, कोयला, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएगा? पेट्रोल, कोयला, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होगा। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होंगे, सूर्य, वायु, जल। अनवीकरणीय ऊर्जा परंपरागत, अनवीकरणीय या परंपरागत बोल लीजिए पेट्रोल, कोयला। बस इसमें इतना याद रखिए, ज़्यादा याद नहीं रखना है इसमें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नयन मित्रम 2.0 की शुरुआत किसने की है? नयन मित्रम 2.0 की शुरुआत किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। करेक्ट आंसर केरला हो जाएगा। देखिए, नयन ये क्या है? आंखों के उपचार संबंधित है, नाम से ही पता चल रहा है। आंखों के उपचार से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। अभी हाल ही में दवाओं के निपटान के निपटान हेतु एन प्राउड की ऐप किसने लॉन्च किया? केरल ने। एन प्राउड केरल ने लॉन्च किया। किसने? केरल ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। केरल के सीएम कौन है? केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और इसके अभी गवर्नर कौन है या राज्यपाल? राज्यपाल कौन है? जो भी बिहार के थे, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। गुजरात में हाल ही में क्या हुआ है? गुजरात की कुछ योजनाएं देख ले रहे हैं। गुजरात, यहाँ पे लिखिए गुजरात। ठीक है, देखिए गुजरात में क्या क्या हुआ। सबसे पहले तटीय पक्षी जनगणना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है गुजरात में। सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित होगा जामनगर में। सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित होगा? जामनगर में। सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित होगा? जामनगर। अभी 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता समिति, सॉरी ये तो मुंबई में हो गया। गलत हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का भी आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित होगा? गुजरात में। तटीय पक्षी जनगणना गुजरात में होगा। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात में होगा। सहकारिता विश्वविद्यालय, पहला भारत का सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? गुजरात में। भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? गुजरात में होगा। कहाँ स्थापित होगा? गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के। इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वन्य जीव अभयारण्य, दार्जिलिंग चिड़ियाघर में इसको खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है संकटग्रस्त
संकटग्रस्त जीवों के आनुवंशिक पदार्थ को संरक्षित करना, आनुवंशिक पदार्थ को संरक्षित करना। इसका उद्देश्य है, ठीक है। बस इसमें इतना याद रखना है। कहाँ खोला गया? पश्चिम बंगाल में। कहाँ खोला गया? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य है? किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य है? देखिए यहाँ ना तो वन्यजीव अभयारण्य है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। क्यों होगा? क्यों क्या होगा? सबसे ज़्यादा कहाँ है? लगभग 96 वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो 96 वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार में। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार में। सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तब मध्य प्रदेश होगा। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क होगा या राष्ट्रीय उद्यान होगा, तब मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर वन्यजीव अभयारण्य पूछे तो कहाँ होगा? अंडमान निकोबार में होगा। अच्छा, एक बार हम मतलब ऐसे ही बिना लिखा टाइम लगेगा, हम मुँह से ही बोल दे रहे हैं, मुँह से एक बार हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। मुँह से हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे वन्यजीव सब टाइगर रिजर्व। तो भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? 57 टाइगर रिजर्व है टोटल। अभी 57 टाइगर रिजर्व है। एक बार हम सबको बोल दे रहे हैं यार, याद रखिएगा। सबसे पहले उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट और राजाजी। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में हो गया। राजस्थान में कौन कौन टाइगर रिजर्व है? राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ भिसारी टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और रामगढ़ और धौलपुर करौली। तो ये कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के बाद अगर हम महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र में कौन है? मेलघाट, पेंच, टडोबा, अंधेरी, नवेगांव, नसपीरा, बोर और सह्याद्री। ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में आए तो कर्नाटक में कौन कौन है? नागरहोल, डांडेली, अकाली, बांदीपुर, भद्रा और बिलीगिरी रंगनाथ। ये सभी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के बाद केरल में है तो केरल में 2 टाइगर रिजर्व है, पेराम्बिकुलम और पेरियार। पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरल में है। इसके बाद आ जाए हम तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में कितने टाइगर रिजर्व है? नाम ही बोल दे रहे हैं, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। सिरिबिलुथु मेघामलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कलक्कड़ मुदुथेरई टाइगर रिजर्व कहाँ? तमिलनाडु में है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, और आंध्र प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, वही भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और उसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व या श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन है? कंवल और अमराबाद टाइगर रिजर्व। तेलंगाना के बाद अगर हम छत्तीसगढ़ में आए तो छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीतामढ़ी टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तिमोर पंगला टाइगर रिजर्व और अचानकमार टाइगर रिजर्व। अगर हम उड़ीसा में आए तो 2 टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अगर हम पश्चिम बंगाल में आए तो पश्चिम बंगाल में भी 2 टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरवन टाइगर रिजर्व। फिर पूर्वोत्तर भारत में हम अगर मिजोरम में जाए तो वहाँ पे एक सिर्फ टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है डाम्पा टाइगर रिजर्व। असम में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग और मानस। तो काजीरंगा, नामेरी, ओरांग और मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जाए तो वहाँ भी 3 टाइगर रिजर्व है, कमलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व और नमदफा टाइगर रिजर्व। तो नमदफा टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है और उसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? पलामू टाइगर रिजर्व। उसके बाद बिहार में आए तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। हालांकि दूसरा बनाने की घोषणा की गई है, बना नहीं है, दूसरा बनेगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, वही कैमूर टाइगर रिजर्व बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम अगर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व और इसके बाद बना है अमानगढ़ एक टाइगर रिजर्व है, तो उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो टोटल 8 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन है? कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और 57वां जो अभी नया बना है, 57वां टाइगर रिजर्व जो बना है उसका नाम क्या है? रातापानी टाइगर रिजर्व, ठीक है। और भारत का पहला सफेद टाइगर प्रजनन केंद्र भी कहाँ स्थापित हो गया?
होगा, मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। ठीक है, तो ये 57 टाइगर रिजर्व थे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। डेली करंट अफेयर का ये सीरीज चलता रहेगा। इसके साथ हम जीके जीएस भी आपको पढ़ाएंगे। और जितने भी लोग एक्साइज एसआई वाले हैं, दरोगा वाले हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज का व्यवस्था बस आज या कल से स्टार्ट हो ही जाएगा। 50 क्वेश्चन का हम डेली करवाएंगे। उसमें मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, करंट भी रहेगा, जीएस के, मतलब कि 35 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और 15 अदर वाले रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।